हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को खूब अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। जो भी बातें आप लोगों को बताई जा रही होंगी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भारत के द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है। हमने कल के क्लास में या इसके जो भी आपके पहले 2 क्लासेस हुई हैं उसमें बहुत विस्तार पूर्वक जलवायु परिवर्तन से संदर्भित सभी पॉइंट्स को देखा है और साथ ही हमने उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संगठन को भी या सम्मेलन को भी देखा था, जिसमें आपका बाली सम्मेलन काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसके अलावा हमने देखा था क्योटो प्रोटोकॉल, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके अलावा हमने देखा था आपका कोपेनहेगन सम्मेलन, जिसमें विकसित जो कंट्रीज़ हैं या जो एनेक्स 1 में शामिल कंट्रीज़ हैं, इन्होंने क्या जो है मोटिव रखा है या क्या काम करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। इसके अलावा अन्य सम्मेलन भी हुए हैं, लेकिन ये उतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। 2015 का जो सम्मेलन है इसमें थोड़ी बहुत बातें की गई थी और इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारे देश के द्वारा इस संदर्भ में क्या काम किया जा रहा है, जलवायु परिवर्तन को लेकर के हमारी क्या रणनीतियाँ हैं और हम भविष्य में क्या बेहतर काम करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। और जो आपका क्लास है राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अवशिष्ट योगदान यानी कि INDC, इसको कहते हैं INDC। INDC क्या होता है, इसमें जितने भी कंट्रीज़ हैं ये अपना जो भी लक्ष्य निर्धारित करके चल रहे हैं या अपना उन्होंने जो भी काम या फ्रेमवर्क बनाया है जलवायु परिवर्तन को कंट्रोल करने के लिए, इसी को INDC कहते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें क्या शामिल होता है। INDC विभिन्न देशों की सरकारों का एक विस्तृत योजना है जिसमें सरकारों द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उठाए जाने वाले ऐच्छिक कदमों के संदर्भ में जो है UNFCCC की जानकारी प्रदान की जाती है। यानी कि INDC क्या है, तो जो विभिन्न कंट्रीज़ हैं ये अपने ऐच्छिक जो है यानी कि अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से ये क्या काम करने वाले हैं जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए। यानी कि बाध्यकारी नहीं है, ये एक ऐच्छिक प्रयास है और अगर आप इसको करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमारी ज़रूरत है और आपको पता है हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम जलवायु परिवर्तन जैसी चीज़ों को रोकें और अपनी पृथ्वी को सुरक्षित रखें। क्योंकि पृथ्वी सुरक्षित होगी तभी हम सुरक्षित होंगे। तो इसीलिए सभी जो कंट्रीज़ हैं जो कार्बन उत्सर्जन दर अपना जिनका बहुत ज़्यादा है या जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, वो लोग अपनी INDC बनाते हैं, जिसमें भारत भी शामिल है और भारत ने भी अपनी INDC बनाई है। और ये जो भी बनाते हैं इस लक्ष्य को ये जो है IN या जो UNFCCC है इसी के सामने इस जानकारी को रखते हैं कि देखिए हमारा आगे का प्रोग्राम क्या है, हमने क्या फ्रेमवर्क तैयार किया है, हम कैसे जलवायु परिवर्तन को कंट्रोल करेंगे, उसके लिए हमने क्या क्या रणनीतियाँ बनाई हैं और क्या क्या लक्ष्य रखे हैं। ये सारी जानकारी जो कंट्रीज़ हैं ये UNFCCC को देते हैं। और UNFCCC जो है आप जानते हैं 1992 के जो रियो डी जनेरियो में सम्मेलन हुआ था वहीं से ये सामने आया है या वहीं से काम कर रहा है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट संस्था है जिसको सभी देश अपना INDC जो है वो बताते हैं, उसकी जानकारी देते हैं। आगे क्या है बच्चों, COP21 के पूर्व ही भारत ने जो है 2 अक्टूबर 2015 को UNFCCC को अपनी INDC प्रस्तुत की है। यानी कि भारत ने अपनी INDC जो है वो प्रस्तुत कर दिया है। कब किया है, तो 2015 को ही कर दिया है। इसमें अनुकूलन, समन, वित्तीय जरूरत, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एवं क्षमता निर्माण जैसे समस्त घटक शामिल हैं। इसमें क्या क्या शामिल है, अनुकूलन भी शामिल है कि हम कैसे अनुकूलन करेंगे, कैसे हम अपने आप को समायोजित करेंगे, कैसे कहीं पर अपने आप को इस्टेब्लिश करेंगे। साथ ही हम जो है अब उसके लिए वित्तीय जो ज़रूरतें होती हैं उसको कैसे पूरा करेंगे, क्योंकि किसी भी काम के लिए वित्त की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वित्तीय व्यवस्था भी करेंगे, हमारी INDC में ये भी शामिल है। इसके अलावा हम प्रौद्योगिकी हस्तांतरण भी करेंगे, यानी कि हमारे पास जो भी प्रौद्योगिकी है हम अपने से गरीब देशों को, अपने पड़ोसियों को या अन्य देशों को ये जरूर हस्तांतरित करेंगे, उनकी मदद करेंगे ताकि वो भी इस क्षेत्र में बेहतर प्रयास कर सके। ये भी हमारे INDC में शामिल है। इसके अलावा हम देखेंगे समन और जो है समन मीन्स होता है किसी चीज़ को नियंत्रित करना, उस पर कंट्रोल करना, यानी कि हम नियंत्रित और कंट्रोल करने का भी प्रयास करेंगे जो हमारा कार्बन उत्सर्जन दर है। तो ये सारी चीज़ें हमारी INDC में शामिल हैं और हम इस पर ही काम करने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये भारत ने कब जो है सौंपा है UNFCCC को, तो 2 अक्टूबर 2015 को भारत ने ऐसा किया है। भारत द्वारा INDC की प्रस्तुति, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे भारत ने घरेलू मोर्चे पर जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध अपनी प्रतिबद्धता के संदर्भों में 2030 तक 2005 के स्तर की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन गहनता
33 से 35% तक कम करने और 2030 तक जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से 40% संचयी विद्युत स्थापित क्षमता हासिल करने की महत्वपूर्ण जो है लक्ष्य रखा है। यानी कि भारत ने क्या कहा है कि आने वाले समय में हम जो है अपना जो उत्सर्जन दर है इसे कम से कम 33 से 35% कम कर देंगे और प्रयास करेंगे कि हम और भी बेहतर काम कर सके। यानी कि भारत ने ये भी लक्ष्य रखा है कि आगामी समय में यानी कि 2030 तक हमारा जो टोटल ऊर्जा का स्रोत है जिसमें ज़्यादातर हम जीवाश्म ईंधनों पर जो है आश्रित हैं, हम इसमें 40% जो ऊर्जा का उपभोग करेंगे वो जो है नवीकरणीय ऊर्जा से करेंगे। यानी कि जिसमें आपके पवन ऊर्जा, आपका सौर ऊर्जा, बायोमास, जल विद्युत ये सारे शामिल होते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि 2022 तक 175 गीगावाट जो है ऊर्जा का उत्पादन भारत नवीकरणीय संसाधनों से करेगा, जिसमें से 100 गीगावाट हम सौर ऊर्जा से करेंगे, 60 गीगावाट हम जो है करेंगे आपकी पवन ऊर्जा से, साथ ही हमने लक्ष्य रखा है कि 10 गीगावाट हम बायोमास से करेंगे और 5 गीगावाट हम जल विद्युत के द्वारा 175 गीगावाट 2022 तक हम जो है उत्पादन करेंगे नवीकरणीय ऊर्जा। इसी क्रम में अगला लक्ष्य जो रखा गया है वो 2030 तक हम टोटल जो हमारी ऊर्जा है उसका 40% हम नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त करेंगे या उत्पादन करेंगे। ये भारत ने अपना लक्ष्य रखा है, ये भी भारत के INDC में शामिल है। साथ ही भारत ने कहा कि 2030 तक 2005 की स्तर की तुलना में यानी कि 2030 तक हम जितना उत्पादन हम जो है 2005 की तुलना में कर रहे थे कार्बन का, उससे भी हम 33 से 35% की कटौती कर देंगे, यानी कि बहुत कम करने का प्रयास करेंगे। ये भारत ने अपने INDC में शामिल किया है। आगे है बच्चों, भारत ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित 8 राष्ट्रीय मिशन के अनुकूलन पर बल दिया है। 8 राष्ट्रीय मिशन जिस पर हमने पहले के क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि वो 8 मिशन कौन हैं। उसमें से 3 जो हैं वो समन और नियंत्रण वाले हैं और जो आपके अन्य बचते हैं 5 इसमें अनुकूलन करने की बात की गई है और ये अलग अलग तरह के मंत्रालय इसको कंट्रोल कर रहे हैं। और इसमें क्या थीम हमने रखा है या क्या लक्ष्य रखा है, ये सारी चीज़ें हमने पीछे के क्लासेस में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, उसको ज़रूर देखिएगा। इन्हीं 8 मिशनों के आधार पर हम अपना जो काम है उसको पूरा करेंगे, यानी कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो भी काम है उसको आगे बढ़ाएंगे, उसको काम करेंगे और ये भिन्न भिन्न क्षेत्र से भिन्न भिन्न विभागों के द्वारा काम किया जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत के INDC का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है ये। आगे है भारत ने INDC की विशेषताएं। तो भारत की जो INDC है क्या है, तो वर्ष 2030 तक अतिरिक्त वनों एवं वृक्षों से CO2 के समकक्ष 2.5 से 3 बिलियन टन का कार्बन तैयार करना। सॉरी बच्चों, वर्ष 2030 तक हम क्या करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे जो है अतिरिक्त वनों एवं वृक्षों से CO2 के समकक्ष 2.5 से 3 बिलियन टन का कार्बन तैयार करेंगे। यानी कि हम वन और वृक्षों की मदद से ऐसे जो कार्बन का उत्सर्जन बहुत ज़्यादा हो रहा है उसमें कटौती करेंगे, उसके संचयन में वृद्धि करेंगे। ये सारी बातें हमने जो है किया है अपने INDC में। साथ ही जलवायु परिवर्तन के प्रति सुभेद्य सिंक क्षेत्रों विशेषकर कृषि, जल संसाधनों और हिमालयी क्षेत्रों, तटीय क्षेत्रों, स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन के विकास कार्यक्रमों में निवेश में बढ़ोतरी के द्वारा जलवायु परिवर्तन में बेहतर तरीके से हम काम करने की बात कर रहे हैं। यानी कि सुभेद्य वे चीज़ें जो बहुत आसानी से भेदी जा सकती हैं या जो बहुत आसानी से नुकसान जिनको पहुंचाया जा सकता है, इसी को हम सुभेद्य कहते हैं। तो हम ऐसी चीज़ों को क्या करेंगे, विशेषकर इन पर ध्यान देंगे। जैसे कि कृषि, जलवायु परिवर्तन से सबसे ज़्यादा या सबसे पहले जो प्रभावित होता है वो कृषि होता है, तो इस पर भी ध्यान देने की बात की गई है। इसके अलावा जल संसाधन, अगर जलवायु परिवर्तन होगा तो आपको पता है हमारे जल संसाधनों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। हमारे जो मीठे पानी के स्रोत हैं ये बहुत तेज़ी से डिक्रीज़ होंगे, इस पर भी हमने काम करने की बात की है। हमारे 8 मिशनों में जल मिशन भी शामिल है। साथ ही हिमालय क्षेत्रों का जो पारितंत्र है ये भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने वाला है जलवायु परिवर्तन से। जो ग्लेशियर्स हैं ये पिघलेंगे और वहाँ का जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो डिस्टर्ब होगा और इसको रोकने के लिए, इस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए या इस क्षेत्र को टिकाऊ बनाने के लिए भी हम काम कर रहे हैं और हमारे 8 मिशनों में ये भी एक शामिल है।
तटीय जो क्षेत्र हैं ये भी जलवायु परिवर्तन से सबसे पहले और सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे, क्योंकि जब भी जल स्तर बढ़ेगा तो तटीय क्षेत्र डूबेंगे। इसके अलावा जो चक्रवातों की बारंबारता और तीव्रता बढ़ेगी, इससे भी तटीय जो क्षेत्र हैं ये तबाह होंगे। तो इनको भी सुरक्षित करने का हम प्रयास करेंगे। साथ ही स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में हम और भी ज़्यादा डेवलपमेंट करेंगे और भी ज़्यादा बेहतर काम करेंगे, ताकि जलवायु परिवर्तन से इनको भी सुरक्षित किया जा सके। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो अन्य काम हैं इसको भी हम बेहतर करने का प्रयास करेंगे, ताकि जब भी जलवायु परिवर्तन हो तो हम इनसे निपट सके, या इस क्षेत्र में हम ऐसा काम करें कि ये जलवायु परिवर्तन जो तेज़ी से हो रहा है वो कम हो, या उसमें हमारा जो भी प्रयास हो सकता है हम उसे करने का बेहतर प्रयास करेंगे। आगे है जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय योजनाएं या कार्य योजनाएं, यानी कि जो हमारी सरकार है इन्होंने कहा है कि जलवायु परिवर्तन को लेकर के हम केंद्र स्तर से या राष्ट्रीय ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो है बनाई जा रही हैं, जिसमें से आपने 8 योजनाएं देख ही ली हैं जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, और केंद्र सरकार उसको बखूबी अंजाम देने का जो है वादा भी कर चुका है कि हम ये सारे काम करेंगे, ताकि जलवायु परिवर्तन जो है इससे जो है हमें भी सुरक्षा मिल सके, या इसमें हमारा जो भी योगदान हो सकता है हम वो देने का प्रयास करेंगे। साथ ही जलवायु परिवर्तन संबंधी राज्य कार्य योजना, आपको पता है कि हमारा जो देश है ये राज्यों से मिलकर के बना है, तो केंद्र सरकार तो अपने स्तर पर काम कर ही रही है, लेकिन जो ज़्यादातर इलाका है वो सब राज्यों के अधीन है, और राज्य सरकार के समन्वय के बिना या उनके सहयोग के बिना ये सारे काम संभव नहीं है। तो राज्य सरकारों को भी अपने साथ मिला करके उनके सहयोग के साथ अगर ये सारे काम किए जाएंगे तो और भी बेहतर होगा। तो सरकार ने ये भी जो है लक्ष्य रखा है कि हम राज्य सरकारों के साथ वर्क करेंगे इस क्षेत्र में। जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूल निधि, यानी कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत भी पड़ेगी, क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी भी लाना होगा और अन्य जो प्रॉब्लम्स होंगी उससे निपटने का हमें प्रयास भी करना होगा। तो इसके लिए हमें एक निधि की भी ज़रूरत होगी जो कि सरकार ने बनाया है, या इसके लिए भी प्रावधान किया गया है कि निधि होगा जिसमें पैसे जो है रखे जाएंगे, और ये पैसे जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जो भी कार्यक्रम होंगे उसमें यूज़ किए जाएंगे। तो ये आपका राष्ट्रीय निधि भी है जो कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। कोयला उपकर और राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि, इसी को कोयला उपकर कहते हैं या इसी को राष्ट्रीय ऊर्जा स्वच्छ निधि भी कहते हैं। क्या है ये? कोयला उपकर 22 जून 2010 से प्रति टन कोयले पर 50 रुपये निर्धारित किया गया था, जो कि इम्पॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं कि अगर एग्जाम में बने कि जो कोयला उपकर है ये कब लगाया गया है, तो ये आप देख सकते हैं 2010 से शुरू किया गया है। 22 जून 2010 से कोयला उपकर लगाया गया कि अगर आप जो कोयले का उत्पादन कर रहे हैं तो आप 1 टन पर या कहिए कि प्रति टन 50 रुपये आपको देने पड़ेंगे, यानी कि जितना टन आपके पास कोयला होगा या जितने टन कोयले का उपभोग करेंगे उस पर आपको 50 रुपये अतिरिक्त कर देना होगा। इसे बढ़ा दिया गया कब? 2014-15 के बजट में इसे 100 रुपया कर दिया गया, तथा 15-16 के बजट में इसे 200 रुपया प्रति टन कर दिया गया, और 2016-17 के बजट में यह राशि 400 रुपये प्रति टन कर दिया गया है। यानी कि अब जो है लोगों को 400 रुपये प्रति टन जो है पैसा या उपकर देना पड़ेगा कोयले पे। इसका नाम भी बदल करके क्या कर दिया गया है? स्वच्छ ऊर्जा उपकर, यानी कि जो कोयला उपकर है इसका नाम बदल करके कर दिया गया है स्वच्छ ऊर्जा उपकर। इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में अगर बन जाए तो पता होना चाहिए आप लोगों को कि कोयला उपकर को और किस नाम से जाना जाता है या कौन सा अन्य नाम दिया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे कोयले पर जो उपकर द्वारा जो भी धन प्राप्त होगा वो कहाँ जाएगा? तो ये राष्ट्रीय स्वच्छ निधि में जाएगा। आप यहाँ देख रहे हैं कि राष्ट्रीय जो अनुकूलन निधि या स्वच्छ निधि बनाया जाएगा, उसी में ये उपकर का जो पैसा होगा वो जाएगा, और इस निधि को हम फिर जो है उपयोग करेंगे जो भी जलवायु परिवर्तन से संबंधित क्षेत्र होगा उसमें। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बार बार रिविजन करना है आपको। आगे भी देख लेते हैं क्या और खास बातें हैं। तो ये है निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार, यानी कि जो निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार है इसमें भी हम अच्छा वर्क करेंगे, ताकि जो हम कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं, जो अन्य क्षेत्रों में जो काम कर रहे हैं, इस पर भी हम जो है ध्यान को केंद्रित करके जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित चीज़ें हैं उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे और इसको जो है कम करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा आपका है भारत में नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी प्रगति, यानी कि भारत जो है नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में क्या प्रगति कर रहा है, तो इसको भी देख लेते हैं। मैंने आपको बताया ही है कि 2022 तक का जो लक्ष्य है वो 175 गीगावाट का है, जिसमें से आपका जो 100 गीगावाट है वो आपका
सौर ऊर्जा से है, यानी कि सौर ऊर्जा से 100 गीगावाट उत्पादन करेंगे हम, और इसके अलावा पवन ऊर्जा से हम 60 गीगावाट उत्पादन करेंगे। आपको पता है कि भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, तो हमें बहुत आसानी से सौर ऊर्जा प्राप्त हो जाता है, तो इसका हम पूरा लाभ उठा सकते हैं, उसका हम पूरा फायदा उठा सकते हैं और आसानी से विद्युत उत्पादन कर सकते हैं। वहीं आप देखेंगे कि जो ध्रुवीय क्षेत्र के आसपास के देश हैं जिनको सूर्य की रोशनी प्राप्त नहीं होती, वो अपने हाथ सोलर ऊर्जा से उत्पादन नहीं कर सकते, या उनके लिए दूसरे जो नवीकरणीय संसाधन है उनको तलाशना होगा, जैसे कि वायु, जैसे कि जल, जैसे कि बायोमास, या अन्य क्षेत्र जैसे आप जानते हैं कि जो भी टाइड्स होते हैं समुद्री, इनसे भी ऊर्जा का उत्पादन होता है। जैसे नॉर्वे वगैरह में सूर्य की रोशनी उतना नहीं मिलती, तो यहाँ पर पवन ऊर्जा वगैरह का ज़्यादा जो है लोग उत्पादन करते हैं या उपयोग करते हैं। लेकिन हमारे कंट्री में लगभग ऐसे सारे संसाधन उपलब्ध हैं जो कि नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा जो सबसे ज़्यादा फोकस है वो भी सौर ऊर्जा पर ही है, जो कि उष्णकटिबंधीय देश हैं, आसानी से सूर्य से हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हमारा जो दूसरा मोटिव है कि 60 मेगावाट जो हम ऊर्जा है वो किससे प्राप्त करेंगे, तो ये प्राप्त करेंगे हम पवन से। और पवन भी हमारे यहाँ अनुकूल दशाएं हैं, जितने भी कोस्टल एरियाज हैं यहाँ पर बहुत आसानी से हम पवन वगैरह का उपयोग कर सकते हैं ऊर्जा उत्पादन में, जिसमें आप अक्सर देखते हैं कि गुजरात अग्रणी रहता है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु भी पवन ऊर्जा उत्पादन में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो यहाँ से हम दूसरे नंबर का सबसे ज़्यादा जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसे प्राप्त कर लेते हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। साथ ही हमने बायोमास से 10 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन करने की बात की है, यानी कि टोटल जो आपका 10 गीगावाट है, ये आपका गीगा होगा, ये याद रखेंगे बच्चों, गीगावाट है। तो जो आपका 10 गीगावाट है ये हम बायोमास से प्राप्त करेंगे। बायोमास आप जानते हैं जो भी सड़े गले पदार्थ होते हैं, चाहे वो जो है पेड़ पौधे की हो या अन्य खाने पीने वाली जो चीज़ें हैं उनके जो अपशिष्ट निकलते हैं उनसे जो ऊर्जा उत्पादन होता है उसे बायोमास कहते हैं। इससे हम 10 गीगावाट उत्पादन करेंगे और साथ ही जल विद्युत से हम 5 गीगावाट विद्युत का उत्पादन करेंगे। टोटल 175 गीगावाट जो है हम नवीकरणीय ऊर्जा से उत्पादन करेंगे 2022 तक, ये लक्ष्य याद रखेंगे। और 2030 तक हम टोटल जो हमारा 100% ऊर्जा का उत्पादन है उसमें से 40% जो है ऊर्जा का उत्पादन हम नवीकरणीय संसाधनों से करने लगेंगे, ऐसा हमने अपने INDC में शामिल किया है। आगे है कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट क्या है, तो कार्बन फुटप्रिंट से तात्पर्य किसी एक संस्था या व्यक्ति या द्वारा उत्पादन जो भी कार्बन होता है उसी को कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। यानी कि अपने जीवन काल में कोई संस्था या कोई व्यक्ति जितना ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन करता है इसी को कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। जैसे जल फुटप्रिंट भी होता है कि आप अपने जीवन काल में कितना ज़्यादा जल का उपभोग करते हैं, कितना ज़्यादा जल का यूज़ करते हैं, ये आपका जल फुटप्रिंट हो जाएगा। तो ये ऐसे ही आपका कार्बन फुटप्रिंट होता है। ये माप करने का एक तरीका है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में कितना जो है कार्बन का उत्सर्जन कर रहा है या इसके द्वारा कितना कार्बन जो है वायुमंडल में आ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा कार्बन फुटप्रिंट। और ये क्या है, ये जीवन चक्र आकलन का एक हिस्सा है। ये क्या है, जीवन चक्र आकलन का एक हिस्सा भी है। कार्बन स्पेस, कार्बन स्पेस क्या है तो आपको पता है हमारे विश्व के बहुत सारे देश जिसमें से एनेक्स 1 में शामिल देश हैं जिन्होंने बहुत पहले औद्योगिकरण कर लिया था और उन्होंने बहुत ज़्यादा जीवाश्म ईंधनों का दोहन किया और उनके जीवाश्म ईंधनों का दोहन करने की वजह से कार्बन का बहुत ज़्यादा उत्सर्जन हुआ, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके ग्लोबल वार्मिंग की जो दर है ये बढ़ गया और वर्तमान में हमारी जो पृथ्वी का है ये ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से अब लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं। तो पृथ्वी के द्वारा कार्बन की जो धारण करने की क्षमता होती है इसी को हम क्या कहते हैं, कार्बन स्पेस। यानी कि जब पृथ्वी की जो कार्बन धारण करने की क्षमता है वो जवाब देने लगे, वो अधिक हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, ये अपने आप में काफ़ी हानिकारक होता है। तो याद रखेंगे कार्बन स्पेस क्या है, पृथ्वी द्वारा कार्बन धारण करने की क्षमता को ही कार्बन स्पेस कहते हैं, क्योंकि हर चीज़ की एक क्षमता होती है। एक सीमा से ज़्यादा कोई भी, चाहे इंसान हो या कोई अन्य जीवधारी हो, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो अगर उसकी क्षमता से बाहर हो जाए तो ये उसके लिए हानिकारक होता है। ऐसे ही पृथ्वी की जो कार्बन धारण क्षमता है ये अब ज़्यादा हो चुका है और जब ज़्यादा हो जाता है तो इसी को कार्बन स्पेस कहते हैं। नेक्स्ट है आपका जो है अर्थ आवर। अर्थ आवर जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये मोस्टली आप देखते हैं मार्च महीने में जो लास्ट आपका सप्ताह का या जो आपका लास्ट सैटरडे होता है उसी दिन मनाया जाता है ये। और ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछता है कि ये कब मनाया गया।
जैसे हम जानते हैं कि हमेशा ये डेट बदलता रहता है, क्योंकि लास्ट जो सैटरडे है इसी को माना जाता है, तो अक्सर ये डेट बदल जाता है, तो डेट जरूर पूछ लेता है। जैसे 2020 में जो है ये 28 मार्च को मनाया गया, और ये मोस्टली जो है 28 मार्च को, जैसे कि जो सैटरडे होगा उसी दिन जब मनाया जाएगा, तो ये शाम को 8:30 से 9:30 के बीच में, यानी कि इवनिंग में जो है PM में, यानी कि जब संध्या हो जाती है उस समय जो लाइट जलाते हैं लोग, तो 1 घंटे के लिए जो बिजली है ये बंद कर देते हैं। तो विश्व के जो देश हैं वो ये अर्थ आवर मनाते हैं, और यहाँ पर ये शाम में 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों को जागरूक करें कि ऊर्जा जो है उसकी खपत बचाएं या उसकी खपत को कम करें, ऐसा कोई तात्पर्य नहीं होता। ऊर्जा संरक्षण का इसका कोई मतलब नहीं है, बल्कि ये पृथ्वी को जो है सुरक्षित रखने के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है कि जो हमारी पृथ्वी है इसको सुरक्षित रखने का प्रयास करें। क्योंकि जो भी ऊर्जा उत्पादन करते हैं हम, ज़्यादातर हम इसका उत्पादन जीवाश्म ईंधनों से करते हैं, और जो जीवाश्म ईंधन होते हैं ये बड़े पैमाने पर हानिकारक गैसों का उत्सर्जन इनसे होता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण और अन्य बहुत सारी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। तो अगर हम ऊर्जा का कम उपयोग करेंगे तो हमारी पृथ्वी पर ऐसी गैसों का रिलीजन कम होगा, ऐसे गैसें कम आएंगी, जिसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग, जो पोल्यूशन, जो अन्य परेशानियां हैं ये कम होंगी। तो ये लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है कि आप अपनी पृथ्वी की सुरक्षा की तरफ ध्यान दें। पृथ्वी की जो स्थिति है अब ये खराब हो रही है, तो ये जागरूकता के लिए है, पृथ्वी को बचाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है अर्थ आवर। और ये कौन मनाता है, कौन सा संगठन मनाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। WWF ये जो है वर्ल्ड वाइड जो आपका संस्था है यही इसको मनाता है। तो ये याद रखेंगे कि WWF के द्वारा ये जो अर्थ आवर है ये मनाया जाता है, और ये मार्च महीने के लास्ट जो आपका सैटरडे होता है उसी दिन मनाया जाता है। शाम को 1 घंटे के लिए इसे बंद किया जाता है बिजली। तो इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान देंगे बच्चों। यहाँ से आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि इस बार अर्थ आवर डे किस दिन को मनाया गया था, तो हर साल को आप देख लीजिएगा कि मार्च के लास्ट सैटरडे को कौन सा डेट पड़ रहा है, वही आपका अर्थ आवर होता है। और ये कौन सी संस्था मनाती है ये भी याद रखेंगे, WWF मनाता है। क्यों मनाते हैं? पृथ्वी की सुरक्षा को लेकर के लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जाता है इसके द्वारा। तो आई होप बच्चों ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आया होगा। तो जलवायु परिवर्तन से जो भी संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे वो सारे आप लोगों को मैंने डिस्कस कर दिए हैं। इसको बार बार रिविजन कीजिएगा, आप लोगों को यहाँ से एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। कल हम फिर नए चैप्टर को पढ़ेंगे, कुछ नई चीज़ें डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।